हेलो टू ऑल। तो आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एम्स रायपुर 2023 का रेडियोग्राफर का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, जैसा कि आप सबको पता है कि एग्ज़ाम के अंदर टेक्निकल और नॉन टेक पार्ट दोनों आता है। तो हम इस वीडियो में देखेंगे जो टेक्निकल पार्ट के क्वेश्चन है। ठीक है, जो टेक्निकल के क्वेश्चन है वो पूरे मैं आपको सॉल्व कराऊंगी। ये है पार्ट 1। ठीक है, ये भी पार्ट 1 है। कुछ क्वेश्चंस हम पार्ट वाइज देखेंगे, मतलब पूरे क्वेश्चंस हम एक ही वीडियो में सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके आपके पास वीडियो आएगी। इसमें अंदर हम एम्स रायपुर 2023 का जो रेडियोग्राफर के लिए क्वेश्चन पेपर है वो पूरा सॉल्व कर लेंगे। पूरे टेक्निकल क्वेश्चंस हम अच्छे से देखेंगे। बायलिंगुअल लैंग्वेज में आपको ये मिलेंगे, इसलिए हम इसको पार्ट वाइज कर रहे हैं क्योंकि टाइम अच्छा लगेगा। मैं आपको इंग्लिश में भी बताऊंगी तो वही मैं क्वेश्चन आपको हिंदी में भी एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? Which imaging modality is recommended when a patient cannot undergo MRI due to an implanted device or extensive artifact? किस इमेजिंग पद्धति की सिफारिश की जाती है जब एक रोगी प्रत्यारोपित डिवाइस या व्यापक आर्टिफैक्ट के कारण MRI नहीं कर सकता है? क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि कौन सी इमेजिंग मॉडलिटी हम प्रेफर करेंगे जब पेशेंट की MRI नहीं हो सकती, कि भाई पेशेंट में कोई डिवाइस इम्प्लांटेड है, जैसे कि कौन सा हो गया, पेसमेकर, या फिर किसी भी टाइप का एक्सटर्नल आर्टिफैक्ट है। तो हम उस केस में कौन सी इमेजिंग मॉडलिटी प्रेफर करेंगे? सिटी माइलोग्राफी, सिटी एंजियोग्राफी, पैट स्कैन और अल्ट्रासाउंड। तो इस केस के अंदर हम कौन सा करेंगे? इम्प्लांटेड डिवाइस है तो कौन सी मॉडलिटी प्रेफर करेंगे? बिल्कुल सिटी एंजियोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ डिटेक्टर्स इन अ सिटी सिस्टम? सिटी सिस्टम में डिटेक्टरों का उद्देश्य क्या है? क्या पूछ रहा है क्वेश्चन कि सिटी सिस्टम के अंदर कंप्यूटर टोमोग्राफी के अंदर जो डिटेक्टर यूज़ होते हैं उनका पर्पस क्या है, वो क्यों यूज़ करते हैं हम? पहला ऑप्शन देखते हैं, टू रोटेट अराउंड द पेशेंट, रोगी को सिस्टम के माध्यम से स्थानांतरित करने के लिए। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है टू मूव द पेशेंट थ्रू द सिस्टम, रोगी के चारों ओर घूमना। टू प्रोड्यूस अ फैन शिफ्ट बीम ऑफ एक्सरे, एक्सरे के पंखे के आकार का बीम बनाने के लिए। टू रजिस्टर द एक्सरे दैट पास थ्रू द पेशेंट्स बॉडी, रोगी के शरीर से गुजरने वाले एक्सरे को दर्ज करने के लिए। ठीक है, तो सिटी सिस्टम के अंदर जो हम डिटेक्टर्स यूज़ कर रहे हैं उनका पर्पस क्या होता है? टू रजिस्टर द एक्सरेज दैट पास थ्रू द पेशेंट बॉडी, पेशेंट की बॉडी से जो एक्सरे निकल रहे हैं उनको दर्ज करना। ये किसका काम है? डिटेक्टर्स का। ठीक है, और आगे ये इनको रजिस्टर करेगा इनको, और आगे कन्वर्ट कर देगा इन मेजरमेंट को इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? व्हाट इज़ द मेन एडवांटेज ऑफ हाइपर पोलराइजेशन टेक्निक्स इन मैग्नेटिक रेजोनेंस? चुंबकीय अनुनाद में हाइपर पोलराइजेशन तकनीक का मुख्य लाभ क्या है? क्या पूछ रहा है भाई? मैग्नेटिक रेजोनेंस के अंदर जो अपन हाइपर पोलराइजेशन टेक्निक यूज़ करते हैं उसका एडवांटेज क्या है? पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है? सिग्नल इंटेंसिटी का एनहांसमेंट, संकेत तीव्रता में वृद्धि, सेंसिटिविटी रिडक्शन, संवेदनशीलता में कमी, ब्रॉड रेंज ऑफ साइंटिफिक डिसिप्लिन्स, वैज्ञानिक विषयों की विस्तृत श्रृंखला, रैपिड डेवलपमेंट ऑफ स्पिन हाइपर पोलराइजेशन, स्पिन हाइपर पोलराइजेशन का तेज़ी से विकास। तो देखो, जो हाइपर पोलराइजेशन टेक्निक है मैग्नेटिक रेजोनेंस के अंदर वो क्या करती है? सिग्नल स्ट्रेंथ को एनहांस करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। इसी के साथ क्या करती है? सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करती है, मतलब कि बढ़ाती है, ना कि रिडक्शन करती है। तो ये ऑप्शन क्या हो गया? गलत। और इसके साथ इसकी एबिलिटी क्या होती है कि ये लो एबेंडेंस मॉलिक्यूल को डिटेक्ट कर सकती है, मेटाबॉलिक प्रोसेस को भी ऑब्जर्व कर सकती है रियल टाइम के अंदर। ये क्या इनेबल करती है कि भाई नॉन इन्वेसिव रेडिएशन फ्री इमेजिंग ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी इमेज हमें मिलेगी। ठीक है, पोटेंशियली लीडिंग टू अर्लियर डिजीज़ डिटेक्शन, कि आप किसी भी डिजीज़ का डिटेक्शन जल्दी कर पा रहे हैं, बेटर स्टेजिंग, और इसके साथ जो ट्रीटमेंट मॉनिटरिंग है उसको भी इम्प्रूव कर देती है हाइपर पोलराइजेशन टेक्निक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एनहांसमेंट ऑफ सिग्नल इंटेंसिटीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। What is the function of wedge filters in फ्लोरोस्कोपी सिस्टम? फ्लोरोस्कोपी सिस्टम में कील फिल्टर का क्या कार्य है? क्या पूछ रहा है क्वेश्चन की जो फ्लोरोस्कोपी सिस्टम्स है, फ्लोरोस्कोपी सिस्टम जो कि हम किसके लिए यूज़ करते हैं? लाइव इमेजिंग के लिए। तो इसके अंदर जो हम वेज फिल्टर्स यूज़ करते हैं उनका फंक्शन क्या होता है?
ठीक है। पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, टू प्रोवाइड अ फ्लेक्सिबल स्विच बिटवीन लो डोज एंड हायर डोज मोड्स, की कम खुराक और उच्च खुराक मोड के बीच एक लचीला स्विच प्रदान करने के लिए। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है टू शेप द स्पेक्ट्रल शेप ऑफ द एक्सरे बीम फॉर इम्प्रूव्ड कॉन्ट्रास्ट, बेहतर कॉन्ट्रास्ट के लिए एक्सरे बीम का वर्ण कमी आकार को आकार देने के लिए। तीसरा बोल रहा है टू एटेन्यूएट द एक्सरे बीम इन सेलेक्टेड रीजन्स टू रिड्यूस एंट्रेंस डोज, प्रवेश खुराक को कम करने के लिए चयनित क्षेत्रों में एक्सरे बीम को क्षीण करने के लिए। चौथा ऑप्शन बोल रहा है टू अचीव ऑटोमेटिक बीम एटेन्यूएशन बेस्ड ऑन इमेज क्वालिटी रिक्वायरमेंट, छवि गुणवत्ता आवश्यकताओं के आधार पर स्वचालित बीम क्षीणन प्राप्त करने के। ठीक है, तो बात करेंगे हम फंक्शन ऑफ वेज फिल्टर की। तो जो प्राइमरी फंक्शन है वेज फिल्टर का वो क्या हो जाता है कि एक्सरे बीम की इंटेंसिटी को मॉडिफाई कर रहा है। क्या कर रहा है ये, एक्सरे बीम को एटेन्यूएट कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है कुछ सेलेक्टेड रीजन्स के अंदर। ठीक है, ऐसा ये करेगा तो क्या होगा, इससे यूनिफॉर्म एक्सपोजर होगा अक्रॉस द इमेज रिसेप्टर, जो क्या करेगा इमेज क्वालिटी को इम्प्रूव करेगा और उसी के साथ डोज को रिड्यूस करेगा। ठीक है, एंड रिड्यूस द डोज टू द पेशेंट इन एरियाज वेयर द एक्सरे बीम वुड अदरवाइज टू इंटेंस। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि एक्सरे बीम को एटेन्यूएट कर रहा है सेलेक्टेड रीजन्स में एंट्रेंस डोज को रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, वेज फिल्टर्स का यही काम होता है प्राइमरी, कि ये क्या कर रहा है एटेन्यूएट करेगा एक्सरे बीम को सेलेक्टेड रीजन में, उस रीजन में क्या हो जाएगा यूनिफॉर्म एक्सपोजर होगा और इसी के साथ जो डोज है डोज में रिडक्शन होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। What imaging technique has largely replaced CT and CT myelography in assessing neurological symptoms in DS? DS का मतलब degenerative spondylolisthesis। ठीक है, degenerative spondylolisthesis which is a disorder of स्पाइन। ठीक है, डीएस में न्यूरोलॉजिकल लक्षणों का आकलन करने में किस इमेजिंग तकनीक ने बड़े पैमाने पर सिटी और सिटी माइलोग्राफी को बदल दिया है। क्या पूछ रहा है कि भाई कौन सी इमेजिंग टेक्निक है जो हम आज प्रिफर करते हैं स्पाइन के किसी भी डिसऑर्डर को देखने के लिए। तो किसने, सिटी माइलोग्राफी क्या होती है, सिटी माइलोग्राफी इज़ अ स्पेशल इन्वेस्टिगेशन जिसके अंदर हम क्या करते हैं स्पाइनल कोड की स्टडी करेंगे। ठीक है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं स्पाइनल कोड की स्टडी करते हैं बाय इंजेक्टिंग कॉन्ट्रास्ट मीडिया। ठीक है, लेकिन और ये क्या हो जाता इन्वेसिव हो जाता था, मतलब कि जो इंजेक्शन है वो इंट्राथीकली डलता था। L3 L4 या L4 L5 के बीच में हम कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट करते थे 10 ml और उतना CSF निकाल लेते थे। ठीक है, लेकिन अब सिटी और सिटी माइलोग्राफी को कौन सी इमेजिंग टेक्निक ने रिप्लेस कर दिया, मतलब हम किसके द्वारा हम अच्छे से स्पाइन की स्टडी कर सकते हैं। तो कौन सी इमेजिंग टेक्निक है वो MRI। ठीक है, अब हम MRI प्रेफर करते हैं स्पाइन की प्रॉपर स्टडी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड मेथड फॉर कैलकुलेटिंग बायवेंट्रिकुलर वॉल्यूम्स एंड फंक्शन इन कार्डियोवास्कुलर MRI? कार्डियोवास्कुलर MRI में बायवेंट्रिकुलर वॉल्यूम और फंक्शन की गणना के लिए मानक विधि क्या है। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन कि कार्डियोवास्कुलर MRI के अंदर बायोवेंट्रिकल वॉल्यूम और फंक्शन कैलकुलेट करने का स्टैंडर्ड मेथड क्या है। कंप्रेस सेंसिंग, संपीड़न संवेदन, मल्टी सेक्शन सिने इमेजिंग, नॉइज रिडक्शन एल्गोरिथम, शोर में कमी एल्गोरिथम, रियल टाइम कंप्रेस सेंसिंग दैट इज वास्तविक समय CS। ठीक है, तो क्या हो जाएगा स्टैंडर्ड मेथड बायोमेट्रिकल वॉल्यूम और फंक्शन को असेस करने के लिए कार्डियोवास्कुलर MRI के अंदर। तो इसकी जो स्टैंडर्ड अप्रोच हो जाती है वो क्या हो जाती है, इट इन्वॉल्व्स यूजिंग सिने इमेजिंग टेक्निक। क्या होता है कि जो सिने इमेजिंग होगी वो सीरीज ऑफ इमेजेस प्रोवाइड कराएगी ओवर द कार्डियक साइकिल एंड अलाउइंग फॉर द असेसमेंट ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर मल्टी सेक्शन सिने इमेजिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which position is recommended for acquiring an anterior posterior foot radiograph? पूर्वकाल पशु पैर रेडियोग्राफ प्राप्त करने के लिए किस स्थिति की सिफारिश की जाती है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि आपको एंटीरियर पोस्टीरियर फुट रेडियोग्राफ चाहिए। ठीक है, AP फुट का एक्सरे चाहिए, तो कौन सी पोजीशन आप रिकमेंड करोगे पेशेंट को। पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है सुपाइन और सिटेड पोजीशन विद द प्लांटर सरफेस ऑन द इमेज रिसेप्टर, इमेज रिसेप्टर पर तल की सतह के साथ सुपाइन या बैठने की स्थिति। दूसरा बोल रहा है रिकम्बेंट पोजीशन विद द नी फ्लेक्स्ड, आंशिक रूप से 30 से 40 डिग्री पर स्थित है। ओके, ऑप्शन नंबर सी, आई थिंक टाइपिंग मिस्टेक हो गई है ना ऑप्शन नंबर सी के लिए। ठीक है,
वैसे आंसर इन 3 में से ही है, बट स्टिल ऑप्शन नंबर सी की टाइपिंग मिस्टेक हो गई, इसका ये थोड़ा सा हम देखते हैं ना। ऑप्शन नंबर डी क्या बोल रहा है, वेट बियरिंग पोजीशन विद बोथ फीट ऑन वन इमेज रिसेप्टर। ठीक है, एक छवि रिसेप्टर पर दोनों पैरों के साथ वजन सहन करने की। ठीक है, तो ये जो अच्छा, ये जो बी का हिंदी है ना, बी की हिंदी, बी ऑप्शन तो सिर्फ इंग्लिश में लिखा है और सी ऑप्शन सिर्फ हिंदी में लिखा है। ठीक है, बी ऑप्शन ये है, बी रिकमेंड पोजीशन विद द नी फ्लेक्स, और सी ऑप्शन ये है आंशिक रूप से 30 से 40 डिग्री स्थिति पर, मतलब कि पार्टली लोकेटेड एट 30 to 40 डिग्रीज। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, एपी फुट रेडियोग्राफ लेना है आपको, तो कौन सी पोजीशन रिकमेंड कर देंगे हम, वेट बियरिंग पोजीशन विद बोथ फीट ऑन वन इमेज रिसेप्टर। ठीक है, एक छवि रिसेप्टर पर दोनों पैरों के साथ वजन वहन करने की स्थिति। ठीक है, वेट बियरिंग पोजीशन ही हम ऑफन रिकमेंड करते हैं फुट रेडियोग्राफ के लिए। क्यों? क्योंकि ये हमें ज़्यादा फंक्शनल व्यू प्रोवाइड करता है फुट की एनाटॉमी का, एंड कैन हेल्प इन डायग्नोस्टिक कंडीशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट सेंसरी इनपुट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संवेदी इनपुट के बारे में सत्य है। पहला ऑप्शन देखते हैं, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल सिग्नल, यह यांत्रिक संकेतों में परिवर्तित हो जाता है। इट इज़ कन्वर्टेड इनटू लाइट सिग्नल्स, ये प्रकाश संकेतों में परिवर्तित हो जाता है। इट इज़ कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, इसे विद्युत संकेतों में परिवर्तित किया जाता है। और ऑप्शन नंबर डी क्या बोल रहा है, इट इज़ ट्रांसमिटेड टू मसल, यह मांसपेशियों में फैलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या बोल रहा है कि सेंसरी इनपुट के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो सेंसरी इनपुट क्या हो जाएगा, रेफर्स टू द इंफॉर्मेशन डेट आवर सेंसेस डिटेक्ट फ्रॉम द एनवायरनमेंट, मतलब जो हमारे सेंसेस डिटेक्ट कर रहे हैं एनवायरनमेंट से, सेंसेस जैसे कि टच, टेम्परेचर, पेन, विजन, हियरिंग, टेस्ट और स्मेल। ठीक है, अब ये क्या करेगा, जो सेंसरी इनपुट है वो क्या कर देगा, सेंसरी इनपुट कन्वर्ट कर देगा उनको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर की मूल संरचना क्या है। पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर, स्वतंत्र संरचनाओं का संग्रह। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है सिंगल होमोजीनियस स्ट्रक्चर, एक एकल सजातीय संरचना। तीसरा ऑप्शन बोल रहा है अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड स्ट्रक्चर्स, परस्पर संरचनाओं की एक जटिल प्रणाली। अ सिंपल स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ फ्यू स्मॉल स्ट्रक्चर, कुछ छोटी संरचनाओं से बनी एक साधारण संरचना। तो क्या होता है ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी एक बेसिक स्ट्रक्चर है, अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड स्ट्रक्चर। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर पूछ रहा है ह्यूमन बॉडी का, तो ह्यूमन बॉडी क्या है, एक परस्पर संरचनाओं की एक जटिल प्रणाली है। ठीक है, because a human body is composed of various systems, organs and cells that work together to maintain life and enable the body to function properly। तो ये बहुत सारे structures interconnected होंगे तब हमारी human body बनती है, which is a complex system। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन फॉर प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग पेशेंट्स अंडरगोइंग मैमोग्राफी। मैमोग्राफी कराने वाले, गर्भवती या स्तनपान कराने वाले रोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण विचार क्या है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि कोई प्रेग्नेंट पेशेंट या फिर लैक्टेटिंग पेशेंट है, लैक्टेटिंग पेशेंट का मतलब कि उसका फीडिंग पीरियड में है। ठीक है, वो मैमोग्राफी कराने जा रही है, तो इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन क्या रहेगा हमारा एज अ रेडियोग्राफर। पहला ऑप्शन है द यूज़ ऑफ हाई एनर्जी एक्सरेज, क्या हम उच्च ऊर्जा एक्सरे का उपयोग करेंगे। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है द नीड फॉर टेलर्ड मैमोग्राफी बेस्ड ऑन इंडिविजुअल पेशेंट नीड्स, व्यक्तिगत रोगी की ज़रूरतों के आधार पर सिलवाया मैमोग्राफी की आवश्यक। तीसरा ऑप्शन बोल रहा है द एब्सेंस ऑफ एनी रिस्क एसोसिएटेड विथ आयनाइजिंग रेडिएशन एक्सपोजर, आयनीकरण विकिरण जोखिम से जुड़े किसी भी जोखिम की अनुपस्थिति। द रिक्वायरमेंट फॉर इमीडिएट स्क्रीनिंग मैमोग्राफी, तत्काल स्क्रीनिंग मैमोग्राफी की आवश्यकता। तो जहाँ पे आप ये वर्ड पढ़ लोगे टेलर्ड मैमोग्राफी, और ऑप्शन में कुछ और क्वेश्चन में कुछ प्रेगनेंट से रिलेटेड पूछा है, तो जहाँ पे ये वर्ड आ रहा है वहीं आप क्लिक कर दोगे। क्यों? क्योंकि टेलर्ड मैमोग्राफी क्या होती है, ये क्या करेगा, गिवन द चेंजेस इन ब्रेस्ट टिश्यू ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन, और ये क्या करेगा, उस जो चेंज हो रहे हैं ब्रेस्ट टिश्यू के अंदर उनमें जो पोटेंशियल रिस्क और बेनिफिट है उसको कंसीडर करेगा। टेलरिंग द अप्रोच टू इंडिविजुअल पेशेंट नीड्स इज़ क्रूशियल, ये इंक्लूड कर देगा कि भाई मैमोग्राफी ज़रूरी है, मतलब वेदर मैमोग्राफी नेसेसरी और उसको कैसे परफॉर्म करना है। ठीक है,
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि हाई एनर्जी एक्सरे यूज़ तो वैसे ही नहीं करेंगे, है ना। लो एनर्जी एक्सरे यूज़ होते हैं मैमोग्राफी में, और प्रेग्नेंट हमें यही कोशिश करनी है कि कम से कम लगे, ठीक है। एब्सेंस ऑफ एनी रिस्क, देखो अगर आयनाइजिंग रेडिएशन एक्सपोजर कर रहे हैं तो वो तो पॉसिबल नहीं है कि वो सारे रिस्क एब्सेंट हो जाए। द रिक्वायरमेंट ऑफ इमीडिएट स्क्रीनिंग, नहीं, हम स्क्रीनिंग तो प्रेफर ही नहीं करेंगे। स्क्रीनिंग तो कौन से पेशेंट्स में होती है, जिसमें हम रूटीन चेकअप कर रहे हैं, इसमें तो हम तब करेंगे जब है ज़रूरी, मतलब कोई ऑप्शन नहीं है, डायग्नोस्टिक मैमोग्राफी है, अब हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, तो मतलब हमें करनी ही है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो समझ में आ गया क्या होता है टेलर्ड मैमोग्राफी, जो पोटेंशियल रिस्क और फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो हो रहे हैं ब्रेस्ट में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन रहेगा, वुड बी टेलरिंग द मैमोग्राफी अप्रोच बेस्ड ऑन इंडिविजुअल पेशेंट नीड्स, तो कंसिडरिंग द बोथ पोटेंशियल रिस्क एंड बेनिफिट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ बीम हार्डनिंग फिल्टर्स इन फ्लोरोस्कोपिक इमेजिंग सिस्टम। फ्लोरोस्कोपिक इमेजिंग सिस्टम में बीम हार्डनिंग फिल्टर का उद्देश्य क्या है। देखो बीम हार्डनिंग फिल्टर्स क्या करता है, लो एनर्जी एक्सरेज को रिमूव करता है, ठीक है। तो उस बेसिस पे हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, टू रिड्यूस द स्किन डोज एट द पेशेंट सेंट्रस सरफेस, रोगी की प्रवेश सतह पर त्वचा की खुराक को कम करने के लिए। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है टू इंक्रीज द स्पेक्ट्रल शेप और बेटर कॉन्ट्रास्ट इन द एनाटॉमी ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की शारीरिक रचना में बेहतर विपरीत के लिए वर्णक्रमीय आकार को बढ़ाने के लिए। टू स्विच बिटवीन लो डोज एंड हायर डोज मोड्स ड्यूरिंग अ प्रोसीजर, एक प्रक्रिया के दौरान कम खुराक और उच्च खुराक मोड के बीच स्विच करने के लिए। टू अचीव ऑटोमेटिक बीम एटेन्यूएशन फॉर डोज सेविंग्स, खुराक बचत के लिए स्वतः बीम क्षीणन प्राप्त करने के लिए, ठीक है। तो क्या होता है भाई बीम हार्डनिंग फिल्टर्स, बीम हार्डनिंग फिल्टर्स क्या होते हैं, जो कि लो एनर्जी एक्सरेज को रिमूव कर देंगे, ठीक है। और वो लो एनर्जी एक्सरे जो कि स्किन मोस्टली एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। और ये जो ठीक है, बीम हार्डनिंग फिल्टर क्या कर रहा है, लो एनर्जी एक्सरे को रिमूव कर रहा है। और ये जो लो एनर्जी एक्सरेज है वो क्या है भाई, इमेज क्वालिटी में तो कोई काम दे नहीं रही, और ये जो लो एनर्जी एक्सरेज है उसको जो स्किन होगी वो क्या कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, अब मैं इसको यूज़ कर रही हूँ बीम हार्डनिंग फिल्टर्स को इन्हीं लो एनर्जी एक्सरेज को रिमूव करने के लिए तो यूज़ कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, टू रिड्यूस स्किन डोज एट द पेशेंट एंट्रेस सरफेस, ठीक है। कि भाई ये जो लो एनर्जी एक्सरेज है वो अगर एब्जॉर्ब कर लेंगे तो स्किन डोज पे क्या हो जाएगा, स्किन डोज क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, वेयर डज द रेडियो एक्टिव, ये नंबरिंग थोड़ी सी सही नहीं हुई, ठीक है। वेयर डज द रेडियो एक्टिव गैस गो ड्यूरिंग अ वेंटिलेशन स्कैन इन पल्मोनरी वेंटिलेशन परफ्यूजन स्कैन। पल्मोनरी वेंटिलेशन परफ्यूजन स्कैन में वेंटिलेशन स्कैन के दौरान रेडियोधर्मी गैस कहाँ जाती है। तो हम सबको पता है कि भाई पल्मोनरी वेंटिलेशन परफ्यूजन स्कैन है तो इसके अंदर रेडियो एक्टिव गैस कहाँ पे जाती है, बिल्कुल लंग्स में जाती है, फेफड़ों में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग डिजिटल रेडियोग्राफी और डीआर सिस्टम इन मोबाइल एक्सरे इक्विपमेंट। मोबाइल एक्सरे उपकरण में डिजिटल रेडियोग्राफी सिस्टम का उपयोग करने के क्या फ़ायदे हैं। तो क्या फ़ायदे हो जाएंगे डिजिटल रेडियोग्राफी यूज़ करने के, लोअर रेडिएशन डोज, बिल्कुल इसमें रेडिएशन डोज कम लगती है, हाई स्पेचर रिजोल्यूशन एंड बेटर वर्क फ्लो, ठीक है। कि जो स्पेचर रिजोल्यूशन है वो भी अच्छा रहेगा और जो वर्क फ्लो होगा वो बेहतर रहता है बाकी के कन्वेंशनल से और कंप्यूटराइज से, ठीक है। कम विकिरण खुराक, उच्च स्थानिक रिजोल्यूशन और बेहतर कार्य प्रवाह। दूसरा क्या बोल रहा है, कॉम्पैक्ट व्हील बेस, मोटराइज डिवाइड एंड एक्सपोजर कंट्रोल पैनल। तीसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है, एबिलिटी टू परफॉर्म एग्जामिनेशन इन लिमिटेड स्पेसेस एंड स्मॉल वार्ड, सीमित स्थान और छोटे वार्ड में परीक्षण करने की क्षमता। चौथा बोल रहा है वाइड डायनामिक डिस्प्ले रेंज एंड हाई इमेज क्वालिटी, व्यापक गतिशील प्रदर्शन रेंज और उच्च छवि गुणवत्ता। तो कौन सा ऑप्शन इस पे कोरिलेट कर रहा है, देखो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रेडिएशन डोज भी कम लगेगी, स्पेचर रिजोल्यूशन भी इसका अच्छा रहता है और जो वर्क फ्लो हो जाएगा वो भी बेटर हो जाएगा। वर्क फ्लो बेटर हो जाएगा मतलब कि जो
मैनुअली काम है वो कम करना पड़ेगा एज अ रेडियोग्राफर अपन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ सिटी स्कैन इन एवेल्युएटिंग द ब्रेन? मस्तिष्क के मूल्यांकन में कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? मतलब कि अगर मैं सिटी स्कैन कर रही हूँ ब्रेन का, तो उसका प्राइमरी पर्पस क्या रहेगा? पहले ऑप्शन पे चलते हैं। पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है कि भाई ब्रेन के स्ट्रक्चर और फंक्शन को देखने के लिए, मतलब एक साथ देखने के लिए। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है टू डिटेक्ट एंड इवेल्युएट द टाइप्स ऑफ इंट्राक्रेनियल हैमरेज, इंट्राक्रेनियल हैमरेज के प्रकारों को पता लगाने और मूल्यांकन करने के लिए। तीसरा बोल रहा है स्कल फ्रैक्चर्स को देखने के लिए। चौथा ऑप्शन क्या बोल रहा है? टू जनरेट क्रॉस सेक्शनल इमेजेस ऑफ द ब्रेन ब्लड वेजल, ठीक है, ब्रेन की ब्लड वेजल की क्रॉस सेक्शनल इमेजेस देखने के लिए। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्यों प्रेफर करते हैं हम, ठीक है। प्राइमरी पर्पस क्या हो जाता है ब्रेन का सिटी स्कैन करने का? क्या हो जाता है कि जो वेरियस कंडीशन हमारे ब्रेन को अफेक्ट कर रही है वो हम डिटेक्ट कर सकते हैं। ये हमें क्रॉस सेक्शनल इमेजेस देगा दैट कैन डायग्नोजिंग अ रेंज ऑफ ब्रेन एबिलिटी, ठीक है। तो एक जो प्राइमरी पर्पस क्या हो जाता है सिटी स्कैन का, कि जो एक्यूट इंजरी है हम उसको क्या कर सकते हैं, क्विकली एंड एक्यूरेटली डिटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि इंट्राक्रेनियल हैमरेज हो गया, कि ब्लीडिंग हो रही। इंट्राक्रेनियल हैमरेज का मतलब क्या हो गया? ब्लीडिंग विथ इन द ब्रेन, ठीक है, जिसको इमीडिएट मेडिकल अटेंशन चाहिए। तो सिटी स्कैन पर्टिकुलर यूज़फुल हो जाती है ऐसी इमरजेंसी सेटिंग्स के अंदर। इसकी स्पीड और जो सेंसिटिविटी होती है फ्रेश ब्लड के लिए उसमें, ठीक है। तो इंट्राक्रेनियल हैमरेज जो कि इमरजेंसी कंडीशन नहीं है, उसके अंदर हम सबसे पहली प्रायोरिटी किसको देते हैं? सिटी स्कैन ब्रेन की, ठीक है। तो प्राइमरी पर्पस क्या हो जाता है ब्रेन के सिटी स्कैन का? टू डिटेक्ट एंड इवेल्युएट द टाइप्स ऑफ इंट्राक्रेनियल हैमरेज, मतलब ब्लीडिंग विद इन द ब्रेन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, प्राइमरी पर्पस पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच इमेजिंग टेक्निक इज कॉमनली यूज टू डिपिक्ट द सेरेब्रल वस्कुलेचर इन द डायग्नोसिस ऑफ सेरेब्रल वस्कुलर पैथोलॉजी? सेरेब्रल वस्कुलर पैथोलॉजी के निदान में सेरेब्रल वस्कुलेचर को चिंतित करने के लिए आमतौर पर किस इमेजिंग तकनीक का उपयोग किया जाता है? क्या पूछ रहा है क्वेश्चन कि कौन सी इमेजिंग टेक्निक हम प्रेफर करेंगे सेरेब्रल वस्कुलेचर को देखने के लिए, सेरेब्रल वस्कुलेचर पैथोलॉजीज़ को देखने के लिए, ठीक है, कि पैथोलॉजीज़ क्या है, क्या डिजीज़ हो सकती है, क्या दिक्कत है। तो हम कौन सा प्रेफर करते हैं इस कंडीशन के अंदर? कंप्यूटेड टोमोग्राफी, एमआरआई, टाइम ऑफ फ्लाइट मैग्नेटिक रेजोनेंस एंजियोग्राफी, पॉजिट्रॉन इमेजिंग टोमोग्राफी, ठीक है। सेरेब्रल वस्कुलेचर की बात कर रहा है। सेरेब्रल वस्कुलेचर का मतलब क्या हो गया कि मुझे वेजल्स देखनी है, वेजल्स के अंदर की पैथोलॉजी देखनी है। तो वेजल्स के अंदर की पैथोलॉजी देखने के लिए कौन सी प्रिसाइज टेक्निक हो जाती है? टाइम ऑफ फ्लाइट एमआरए, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, जो कि पर्टिकुलरली यूज़फुल होती है ब्लड वेजल्स को इमेजिंग करने के लिए विदाउट कॉन्ट्रास्ट, ठीक है। क्या करती है ये? प्रिसाइज टेक्निक है इस पर्पस के लिए, डिटेल्ड इमेज प्रोवाइड करती है हमें ब्लड वेजल्स की और विदाउट द नीड ऑफ कॉन्ट्रास्ट एजेंट। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर सी, टाइम ऑफ फ्लाइट एमआरए, जो कि हमें अच्छे से वेजल्स की पैथोलॉजी प्रोवाइड कराएगी विदाउट एनी कॉन्ट्रास्ट मीडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट फॉर्म द बेसिस ऑफ फ्लैट पैनल एक्सरे इमेजर्स? फ्लैट पैनल एक्सरे इमेजर्स का आधार क्या होता है? ट्रेडिशनल एक्सरे डिटेक्शन मटेरियल्स, पारंपरिक एक्सरे पहचान सामग्री, स्विचिंग एलिमेंट्स एंड सेंसिंग स्टोरेज एलिमेंट्स, स्विचिंग तत्व और संवेदन भंडारण तत्व, फॉस्फोरस एंड फोटोकंडक्टर, फॉस्फोरस और फोटोकंडक्टर्स, एक्टिव मैट्रिक्स टेक्नोलॉजी, ठीक है, सक्रिय मैट्रिक्स प्रौद्योगिकी। तो क्या हो जाता है इसका आंसर? क्या हो जाएगा? देखो, फ्लैट पैनल एक्सरे इमेजर्स होते क्या हैं? डिजिटल डिवाइस है जो कि कैप्चर कर रही है एक्सरे के इमेजर्स को, ठीक है, मतलब एक्सरे की इमेजेस कैप्चर कर रहे हैं। ये क्या हो जाती है? एक लेयर से दे कंसिस्ट ऑफ लेयर, जो कि एक्सरे को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा और जो आगे इमेज में प्रोसेस्ड हो जाएगा। अब जो बेसिस क्या होता है इस इमेजर्स का, यही पूछ रहा है ये। तो ये क्या हो जाएगा? इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ मटेरियल्स एंड टेक्नोलॉजी, जो कि एक्सरे को डिटेक्ट कर सकती है और उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर सकती है। तो फ्लैट पैनल एक्सरे इमेजर्स क्या हो जाते हैं? दिस इंक्लूड द यूज़ ऑफ फॉस्फर्स, क्योंकि फॉस्फर्स क्या कर रही है? एक्सरे को विजिबल लाइट में कन्वर्ट कर रहा है। ये एक्सरे को विजिबल लाइट में कन्वर्ट कर रहा है। और जो फोटो कंडक्टर्स है वो क्या कर रहे हैं? एक्सरेज, या तो जो लाइट है उसको
या तो एक्सरे को डायरेक्टली कर देगा, अभी तो डिपेंड करता है भाई डायरेक्ट डिजिटल है या इनडायरेक्ट डिजिटल है, ठीक है। तो एक्सरेज को लाइट सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा या तो डायरेक्टली, या फिर जो पहले एक्सरे विजिबल लाइट में होगी फिर वो विजिबल लाइट को क्या कर देगा, सॉरी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, ठीक है, क्या कर देगा, या तो एक्सरे को डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कर देगा या फिर विजिबल लाइट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। तो बेसिस क्या हो जाता है फ्लैट पैनल एक्सरे इमेजर्स का, फोस्फर्स एंड फोटो कंडक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, विच MR एंजियोग्राफिक इमेजिंग टेक्निक डिराइव्स द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन फ्लोइंग ब्लड एंड स्टेशनरी टिश्यूज बाय मैन्युपुलेटिंग द फेस ऑफ मैग्नेटाइजेशन। कौन सी MR एंजियोग्राफिक इमेजिंग तकनीक चुंबकीयकरण के चरण में हेरफेर करके बहने वाले रक्त और स्थिर ऊतकों के बीच विपरीतता प्राप्त करती है। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, भाई कौन सी MR एंजियोग्राफिक इमेजिंग टेक्निक है जो कि क्या करेगा, कॉन्ट्रास्ट डिराइव करेगा फ्लोइंग ब्लड और स्टेशनरी टिश्यूज़, मतलब ब्लड फ्लो कर रहा है, टिश्यूज़ स्टेशनरी है, बाय मैन्युपुलेटिंग द फेस ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो कौन सा फेज हो जाएगा, फेस कॉन्ट्रास्ट, टाइम ऑफ फ्लाइट, कॉन्ट्रास्ट एनहांस्ड या फिर कॉम्प्लेक्स डिफरेंस। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, किसके अंदर हम ऐसा करेंगे, देखो फेस कॉन्ट्रास्ट, ठीक है। ये टेक्निक क्या होती है, दिस टेक्निक यूजेज द फेस डिफरेंस बिटवीन फ्लोइंग ब्लड एंड स्टेशनरी टिश्यू टू जनरेट कॉन्ट्रास्ट। इट इज़ इसके अंदर क्या होगा, मतलब जो इट इज़ सेंसिटिव टू फ्लो वेलोसिटी एंड डायरेक्शन। तो ये क्या होगा, जो ब्लड फ्लो है उसको क्वांटिफाई कर लेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाता है, इस टेक्निक के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि जो कॉन्ट्रास्ट है, ठीक है, जो कॉन्ट्रास्ट बिटवीन फ्लोइंग ब्लड एंड स्टेशनरी टिश्यू बेस्ड ऑन डिफरेंस इन मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बाय मैन्युपुलेटिंग द फेस ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो कौन क्वांटिफाई करेगा, कौन क्वांटिफाई करेगा ब्लड फ्लो को ऐसे, बाय मैन्युपुलेटिंग द फेस ऑफ मैग्नेटाइजेशन, वो हो जाएगा फेस कॉन्ट्रास्ट, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट एनहेंस क्या करेगा कि भाई ये तो कॉन्ट्रास्ट एजेंट का यूज़ बता रहा है, गैडोलिनियम बेस्ड का, सिग्नल को, जो ब्लड वेजल्स के सिग्नल है उसको एनहांस करने के लिए। कॉम्प्लेक्स डिफरेंस क्या हो जाएगा, दैट कैन बी जनरेटेड फ्रॉम फेस कॉन्ट्रास्ट डेटा। इट्स नॉट अ स्टैंडर्ड अलोन टेक्निक फॉर ड्राइविंग कॉन्ट्रास्ट लाइक द अदर्स मैंशन, ठीक है। कोई ऐसी टेक्निक नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फेस, ठीक है, फेस कॉन्ट्रास्ट MRA बाय, क्योंकि इसी के अंदर ही ऐसा होगा कि ये बाय मैन्युपुलेटिंग द फेस ऑफ मैग्नेटाइजेशन हमें ऐसी इमेजेस आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, हाउ शुड अ पेशेंट बी पोजीशन फॉर अ लैटरल डेक्यूबिटस चेस्ट रेडियोग्राफ। लैटरल डेक्यूबिटस चेस्ट रेडियोग्राफ के लिए रोगी की स्थिति कैसी होनी चाहिए। देखो जहाँ पे डेक्यूबिटस वर्ड आ रहा है मतलब कि पेशेंट कैसा है, लेटा हुआ है, ठीक है, लेटा हुआ है। और कैसे लेटा हुआ है, एक साइड लेटा हुआ है, या तो राइट लेटरल लेटा हुआ है या लेफ्ट लेटरल लेटा हुआ है, ठीक है। तो लाइंग ऑन द बैक विथ आर्म्स क्रॉस, बिल्कुल नहीं। लाइंग ऑन द साइड विथ आर्म्स अबव द हेड, बिल्कुल। ये क्या हो जाएगा, लेटरल डेक्यूबिटस, ठीक है। जहाँ डेक्यूबिटस का मतलब क्या होता है, लाइंग पेशेंट, ठीक है, मतलब पेशेंट क्या है, लेटा हुआ है। लाइंग ऑन द साइड विथ आर्म्स अबव द हेड, ये बिल्कुल ये डेक्यूबिटस हो जाएगा। क्या बोल देंगे हम इसको, लेटरल डेक्यूबिटस। और मेनली ये कंडीशन किसके लिए होती है, चेस्ट के अंदर फ्लूइड को देखने के लिए कि फ्लूइड कितना है, भरा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच स्ट्रक्चर आर टिपिकली फाउंड लेटरल टू द यूट्रस इन पेल्विक अल्ट्रासाउंड। पेल्विक अल्ट्रासाउंड में कौन सी संरचनाएं आमतौर पर गर्भाशय के पार्श्व में पाई जाती है। क्या पूछ रहा है कि अगर आप पेल्विस की USG कर रहे हो तो यूट्रस के लेटरल साइड में आपको कौन कौन से ऑर्गन मिलेंगे। तो कौन कौन से ऑर्गन मिल जाएंगे, देखो बात करेंगे ब्लैडर और यूरेथ्रा की। ये जनरली कैसे होते हैं, एंटीरियरली होते हैं यूट्रस के, ना कि लेटरल, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे फैलोपियन ट्यूब्स। तो फैलोपियन ट्यूब्स कैसी हो जाती है, मतलब पार्ट है ये एडनेक्सा का, ये कैन बी लोकेटेड लेटरल टू द यूट्रस, लेकिन ये ईजिली विजुअलाइज नहीं होती अल्ट्रासाउंड में अनलेस दे आर डायलेटेड और फिल्ड विथ फ्लूइड। तो इसका आंसर हम ये नहीं दे सकते। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओवरीज एंड एडनेक्सा, ठीक है। जो ओवरीज होती है वो टिपिकली लेटरली ही लोकेटेड होती है यूट्रस के एंड आर पार्ट ऑफ एडनेक्सल स्ट्रक्चर, ठीक है। एडनेक्सा क्या हो जाता है, वो स्ट्रक्चर अंडाशय और एडनेक्सा, ठीक है। एडनेक्सा कौन सा स्ट्रक्चर हो जाता है जो कि इंक्लूड कर देता है ये, मतलब बेसिकली एडनेक्सा एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, अटैचमेंट। इसका इट रेफर्स टू द ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब्स एंड लिगामेंट्स दैट होल्ड द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन प्लेस, ठीक है।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओवरीज एंड एडनेक्सा। ठीक है, सर्विक्स और वेजाइना की बात करेंगे तो ये कैसे होता है, इन्फीरियर टू द यूट्रस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, हाउ डज डिजिटल सब्ट्रैक्शन एंजियोग्राफी क्रिएट न्यू सब्सट्रैक्टेड इमेजेस ऑफ ब्लड वेजल्स। डिजिटल सब्ट्रैक्शन एंजियोग्राफी रक्त वाहिकाओं की नई गई छवियाँ कैसे बनाता है। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन की जो डिजिटल सब्ट्रैक्शन एंजियोग्राफी है वो नाम से ही पता पड़ रहा है कि भाई डिजिटल सब्ट्रैक्शन एंजियोग्राफी, कहीं वो सब्ट्रैक्ट कर रहा है, घटाव कर रहा है, उसके बाद हमारे पास न्यू सब्ट्रैक्टेड इमेज आ रही है ब्लड वेजल्स की, तो कैसे करता है। तो ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, बाय यूजिंग मल्टीपल एक्सरे इमेजेस टेकन बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर इंजेक्टेड कॉन्ट्रास्ट मीडिया। कंट्रास्ट माध्यम को इंजेक्ट करने से पहले, उसके दौरान और बाद में ली गई एक्सरे छवियों का उपयोग करके। दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है, बाय डिजिटली मैन्युपुलेटिंग द एक्सरे इमेजेस टू हाईलाइट द कॉन्ट्रास्ट मीडिया। कंट्रास्ट मीडिया को माध्यम को उजागर करने के लिए एक्सरे छवियों को डिजिटल, बाय रिड्यूसिंग द सॉफ्ट टिश्यूज एंड बोन्स फ्रॉम द एक्सरे इमेज। एक्सरे छवियों से कोमल ऊतकों और हड्डियों की छवियों को घटाकर। चौथा ऑप्शन बोल रहा है, बाय रिमूविंग द कैथेटर आफ्टर द डीएसए प्रोसीजर अप्लाइंग अ प्रेशर ड्रेसिंग। ठीक है, तो क्या होता है डीएसए टेक्निक। डीएसए टेक्निक क्या है, जिसके अंदर हम ब्लड वेजल्स को देख पा रहे हैं। इट इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ एक्सरे इमेजेस टेकन बिफोर एंड आफ्टर द इंजेक्शन ऑफ कॉन्ट्रास्ट मीडिया। मतलब कि कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंजेक्ट करने से पहले मैंने एक प्लेन रेडियोग्राफ ले लिया, उसके बाद इंजेक्ट करने के बाद एक कॉन्ट्रास्ट एनहांस्ड इमेज ले ली। ठीक है, जो मैं प्लेन इमेज लूँगी उसको बोल देंगे मास्क इमेज, और जो कॉन्ट्रास्ट लेने के बाद होगी उसको क्या बोल देंगे, कॉन्ट्रास्ट इमेज, और फिर सब्ट्रैक्शन कर देंगे। ठीक है, जो प्लेन इमेज है उसको डिजिटली सब्ट्रैक्ट कर देंगे कॉन्ट्रास्ट इमेज से। तो जो सब्ट्रैक्शन प्रोसेस होगा वो क्या कर देगा, रिमूव्स द इमेजेस ऑफ बोन्स एंड सॉफ्ट टिश्यू, लीविंग ओनली द इमेज ऑफ ब्लड वेजल्स फिल्ड विथ कॉन्ट्रास्ट मीडिया। ठीक है, मतलब कि जब मैंने मास्क इमेज को सब्ट्रैक्ट कर दी उसमें से, तब क्या हुआ, मेरे पास सिर्फ वो इमेज बच गई जो कॉन्ट्रास्ट मीडियम एनहांस्ड है, जिसका मतलब है कि ब्लड वेजल्स जिसमें कॉन्ट्रास्ट मीडियम एनहांस्ड है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बाय डिजिटली मैन्युपुलेटिंग द एक्सरे इमेज टू हाईलाइट द कॉन्ट्रास्ट मीडियम। कंट्रास्ट माध्यम को उजागर करने के लिए एक्सरे छवियों का डिजिटल। देखो पहला ऑप्शन क्या बोल रहा था, मल्टीपल एक्सरे इमेज ले रहे हैं, मतलब बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर। नहीं, बिफोर लेंगे प्लेन लेंगे मास्क इमेज, और एक आफ्टर लेंगे कॉन्ट्रास्ट है ना, ड्यूरिंग कोई इमेज नहीं लेंगे। ठीक है, दूसरा ऑप्शन इसलिए करेक्ट है क्योंकि ये क्या बोल रहा है, बाय डिजिटली मैनिपुलेटिंग द एक्सरे इमेजेस टू हाईलाइट द कॉन्ट्रास्ट मीडियम। कंट्रास्ट माध्यम को उजागर करने के लिए एक्सरे छवियों को डिजिटल, तो बिल्कुल यही कर रहे हैं हम, डिजिटली सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। मास्क इमेज मैंने हटा दी कॉन्ट्रास्ट एनहांस्ड इमेज से, तो मुझे सिर्फ ब्लड वेजल्स जो है कॉन्ट्रास्ट एनहांस्ड वो दिख गए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो यही हो रहा है इसके अंदर, डीएसए क्रिएट्स न्यू सब्ट्रैक्टेड इमेज ऑफ ब्लड वेसल बाय डिजिटली मैन्युपुलेटिंग द एक्सरे इमेज टू हाईलाइट द contrast medium, which is essentially the process of subtracting the mask image from the contrast enhanced image. Next question पे चलते हैं, which position is used to obtain a cross table lateral view in knee radiography? घुटने की रेडियोग्राफी में क्रॉस टेबल लेटरल व्यू प्राप्त करने के लिए किस स्थिति का उपयोग किया जाता है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि आपको नी रेडियोग्राफी करनी है, मतलब कि नी का एक्सरे लेना है। ठीक है, नी का एक्सरे लेना है, और कैसे लेना है, क्रॉस टेबल लेटरल व्यू में। तो क्रॉस टेबल लेटरल व्यू में नी का एक्सरे लेने के लिए आप पोजीशन कैसे रखोगे, स्टैंडिंग खड़े हुए, सुपाइन लेटे हुए, प्रोन उल्टा लेटे हुए, या फिर फ्लेक्स्ड पोजीशन में। तो कैसी पोजीशन रखोगे, बिल्कुल सुपाइन पोजीशन के अंदर क्रॉस टेबल लेटरल व्यू आएगा नी की रेडियोग्राफी का। ठीक है, जो सुपाइन पोजीशन है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट है इस टाइप के रेडियोग्राफ के लिए। क्रॉस टेबल लेटरल व्यू की बात कर रहा है तो क्या हो जाएगा, जो पेशेंट है यूजुअली पोजीशन इन अ वे जो कि एक्सरे बीम है वो हॉरिजॉन्टली ट्रैवल कर पा रही है अक्रॉस द नी। ठीक है, तो सुपाइन पोजीशन के अंदर क्रॉस टेबल लेटरल व्यू आ जाएगा नी की रेडियोग्राफ का। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम 20 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं हमने। ठीक है, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, कौन से पेपर के, एम्स रायपुर 2023 के। ठीक है, जो बाकी के क्वेश्चन हैं हमारे वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2 में। ठीक है, और अगर इन 20 क्वेश्चन में से कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो आपको समझ नहीं आया, या कोई पॉइंट समझ नहीं आया, कोई ऑप्शन समझ नहीं आया, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, आई विल श्योरली क्लियर योर डाउट देयर। ओके, थैंक यू सो मच।